राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूं, कृपया हमें अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कलराज जी मिश्र, यहां की सांसद, और आप जानते हैं कि जिनकी वाणी में ओज है, ऐसी हमारी बहन सुश्री उमा भारती जी, जो भारत सरकार की मंत्री भी हैं, और हमारे मित्र भारत सरकार के मंत्री श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओम जी माथुर, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव जी मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह, सांसद बुंदेलखंड के श्री भानु प्रताप जी वर्मा, श्री पुष्पेंद्र जी चंदेल, श्री भैरव प्रसाद जी मिश्र, और मेयर झांसी सुश्री किरण वर्मा, और विधायक झांसी श्री रवि शर्मा, और इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद झांसी के इस मैदान में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे याद है, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तब भी इसी मैदान में हमने सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था, और उसके बाद भी जब मैं झांसी आया था, उस समय भी सार्वजनिक सभा को यहीं से संबोधित किया था। लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच आया हूं। फिर भी बहनों भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और हम सभी का आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, तालियों की गड़गड़ाहट से आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के बहनों भाइयों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं। शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जिस जिले के हालात से हम वाकिफ न हो। लेकिन मैं अध्यक्ष जी यह कह सकता हूं कि हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भले ही हमारा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो अध्यक्ष जी, लेकिन यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के बहनों भाइयों ने अपनी आन बान शान के साथ कभी समझौता नहीं किया है, क्योंकि यह वीरों की धरती है, बहादुरों की धरती है। महारानी लक्ष्मीबाई की यह धरती है। जिस महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान तो दे दी बहनों भाइयों, लेकिन झांसी को नहीं जाने दिया, उस महारानी लक्ष्मीबाई की यह धरती है। यह वीर छत्रसाल की धरती है, आलाऊदल की धरती है, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल धड़कने लगते हैं। ऐसे बहादुरों की यह धरती है। लेकिन मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। लगातार 2003 से या तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, या तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी का मैं अंतिम मुख्यमंत्री यहां रहा हूं। 14-15 वर्षों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। उसके पहले भी लंबे समय तक यदि किसी की सरकार रही है तो सपा और बसपा की ही सरकार रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो तो आप ताली मत बजाना, लेकिन इतने वर्षों तक हुकूमत में रहने के बावजूद आज हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है, यह मैं सपा बसपा के नेताओं से इस सवाल का जवाब चाहता हूं। इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं अपने भाषण को लंबा नहीं करना चाहता, मैं कुछ सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि झांसी में सबसे बड़ी किल्लत,
सबसे बड़ी परेशानी यदि कोई है तो पानी की है। झांसी के लोग पानीदार हैं, लेकिन फसल पैदा करने के लिए खेतों में जो पानी चाहिए वह पानी हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने दिल्ली में हम लोगों की हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाइए। यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं 5 से 10 वर्षों के अंदर हम बुंदेलखंड की पानी की समस्या का समाधान आपको दे देंगे। यह मैं आपको भरोसा में दिलाता हूं। क्यों नहीं पानी की समस्या का समाधान हो सकता? जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है वह उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, यहां तक कि जेल जाने की नौबत आ जाती है। चाहे उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेता रही हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हो। क्या कारण है? जब जब आप लोगों की सरकार रही है, आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, मेरी बात यदि गलत हो तो ताली मत बजाना, लेकिन क्या यह सच नहीं है? चाहे यहां के मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह रहे हो अथवा राम प्रकाश गुप्त रहे हो अथवा मैं यहां का मुख्यमंत्री रहा, किसी मां की लाल की हिम्मत नहीं थी कि उंगली उठाकर कह दे कि हम लोगों के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं है। मैं सपा बसपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है हमारे दामन पर कोई दाग नहीं लगता है? मुख्यमंत्री यदि हमारी पार्टी के लोग रहते हैं और आपके मुख्यमंत्री बनते ही आपके दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने 2014 में लोकसभा चुनाव में झोली भर दी है भारतीय जनता पार्टी की, झोली भर दी है। मैं शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं बुंदेलखंड के बहनों भाइयों, झोली भर दी है आपने। पहली बार भारत की संसद में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2.5 वर्षों का समय गुजर गया है। क्या कहीं अखबार में पढ़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा हमारी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पढ़ा है, कहीं सुना है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ उठाकर बतलाइए मेरे बहनों भाइयों, क्या कारण है? मुलायम सिंह जी, क्या कारण है? मायावती जी, 2.5 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद भी हमारी सरकार के मुखिया पर कोई आरोप नहीं भ्रष्टाचार का लगता है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहां 1 पैसे के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। कोई कह सकता है हमारा विरोधी 2.5 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने यह काम किया, यह काम नहीं किया, यह अधिक किया, यह कम किया, यह तो आरोप लगा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता मेरे बहनों भाइयों। और इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के लाल ने किया है तो भारत माता के लाल का नाम है नरेंद्र भाई मोदी, जिसने सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने गेहूं पैदा किया, पसीना बहाकर गेहूं पैदा किया है आपने। कभी कभी गेहूं की फसल भी सूख जाती है, मैंने यह देखा है अपनी आंखों से इस बुंदेलखंड में। धान की तो बात ही छोड़िए, पानी नहीं मिलता है, किसान तड़प तड़प कर रह जाता है, धान नहीं पैदा कर पाता। किसी तरीके से जहां थोड़ा बहुत पानी मिल गया, भगवान भरोसे वहां धान पैदा हो जाता है। लेकिन यदि आपने धान पैदा किया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपका धान खरीदा है कि नहीं खरीदा, आपका गेहूं खरीदा है कि नहीं खरीदा है? मैं आपसे पूछता हूं, पीछे के लोग बतलाइए, आपका गेहूं धान इस सरकार ने खरीदा है कि नहीं खरीदा है?
सभी लोग पीछे के लोग हाथ उठाकर बतलाइए, खरीदा है कि नहीं खरीदा? क्यों नहीं खरीदा? बहनों भाइयों, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का किसान जो भी अपना गेहूं अथवा धान बेचना चाहता था, सरकार को हमने आदेश दिया था एक एक पाई की खरीद कर ली जानी चाहिए और खरीद कराने का काम मैंने किया था। क्यों नहीं आप करते? खाद की किल्लत, खाद हमारे किसानों को नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज मैं डंके की चोट से कह सकता हूं, 1.5-2 साल पहले तो खाद के लिए आपके ऊपर लाठी चार्ज हुई होगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा करिश्मा किया है कि हमने खाद की भी कीमत कम की है और खाद का भरपूर उत्पादन किया है। मेरे बहनों भाइयों, खाद को लेकर अब कोई भी समस्या उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं रह गई है। क्यों नहीं काम हो सकता है? कानून और व्यवस्था, गुंडे और बदमाशों का राज है। यह हमारे जो सफेद झंडे लिए हैं भाई कह रहे हैं एक संत के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया, ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमे थोपे गए हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, लेकिन बहनों भाइयों, आप यकीन रखना, आप उत्तर प्रदेश में सरकार आने दो, कोई मां का लाल इंसाफ पाने से आपको रोक नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार इसकी जांच कराएगी। जितने के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हैं, वह झूठे मुकदमे वापस होने चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर होने के कारण जो दुनिया के दूसरे देशों से पूंजी निवेश होना चाहिए, वह पूंजी निवेश यहां नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का भी औद्योगिक विकास होना चाहिए, ताकि यहां के बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया हो सके। लेकिन जब तक यहां पर कानून व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे मेरे बहनों भाइयों, तब तक किसी भी सूरत में यहां पर बाहर से पूंजी नहीं आएगी और यहां पर उद्योग नहीं खड़े हो पाएंगे, और उद्योग नहीं खड़े हो पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से यहां से बेरोजगार नौजवानों के हाथों को जो रोजगार मिलना चाहिए वह रोजगार नहीं मिल पाएगा। और मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, कि एक समय था और आज भी उस प्रकार के हालात हैं कि ट्रक वाले जब ट्रक लेकर चलते थे सड़कों के ऊपर, तो उस समय ट्रकों से वसूली होती थी मेरे बहनों भाइयों। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का था, यदि कोई ट्रक चलाने वाला उस समय का यदि यहां मौजूद हो तो मैं कह सकता हूं किसी की हिम्मत नहीं थी कि ट्रक चलाने वाला का ट्रक रोककर उससे पैसे की वसूली कर ले। ऐसे हालात इस उत्तर प्रदेश में उस समय पैदा हुए थे। क्यों नहीं यह सब सारे काम यहां पर हो सकते? यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। बिजली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैठ जाओ अलग से बात कर लेंगे, बैठ जाओ अलग से बात कर लेंगे, आप हमसे मिल लेना, बैठ जाओ मैं सुन लूंगा, बैठ जाओ। और मेरे बहनों भाइयों, मैं बिजली के बारे में पूछना चाहता हूं। मैं बिजली के हालात के बारे में लोगों से जानकारी ले रहा था कि बिजली के हालात इस समय उत्तर प्रदेश में कैसे हैं। लोगों ने मुझे बतलाया कि कुछ महीनों से शायद बिजली कुछ बढ़ा दी गई है उत्तर प्रदेश में। क्या यह सच है? सच है कि बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। अरे शाम को तो मिल रही होगी, रात को तो मिल रही होगी, दिन में मिल रही होगी, बिजली मिल ही नहीं रही है। अरे तब तो आप लोगों को बहुत ही तकलीफ होती होगी। मेरे बहनों भाइयों, दिन भर के थके हारे काम करने के बाद जब रात को आप अपने घरों में जाते होंगे तो बिजली नहीं रहती होगी, अंधेरा ही अंधेरा रहता होगा,
न तो आप अपनी घरवाली का चेहरा देख पाते होंगे, न घरवाली आपका चेहरा देख पाती होगी। ऐसे हालात इस हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं। मैं गांव की सड़कों के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। गांव की सड़कों की हालत क्या है? चुस्त दुरुस्त है? आप लोग बतलाइए, गांव की सड़कों की हालत क्या है? जरा हाथ उठाकर बतलाइए। खराब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में सड़कें बनाने का सिलसिला किसने प्रारंभ किया था? गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम जिस भारत माता के सपूत ने किया था, उस भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने की गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला प्रारंभ किया था। और आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का एक भी गांव शेष नहीं बचेगा जिन गांवों को पक्की सड़कों से न जोड़ दिया जाए। ऐसा एक गांव भी शेष नहीं बचेगा। जहां तक हाईवे बनाने का सवाल है, 2013-14 में जहां पर केवल 3,500 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, आज कोई जाकर देख ले, समाचार पत्र के लोग यहां पर हमारे मीडिया के भाई बैठे हैं, इनसे सवाल पूछ ले। आज यदि सड़कों का निर्माण हो रहा है तो 10,000 किलोमीटर से अधिक इस वर्ष नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट जो है अवार्ड किए जा चुके हैं। हम लोगों का फैसला है कि 2016-17 आते आते हम 25,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अवार्ड करेंगे और सारी हिंदुस्तान में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की पक्की सड़कों का जाल बिछा देंगे। सड़कें बनती हैं, जवानों को रोजगार हासिल होता है। मेरे बहनों भाइयों, जवानों को रोजगार हासिल होता है, सीमेंट उद्योग बढ़ता है, कोयला उद्योग बढ़ता है और साथ ही साथ खदान उद्योग भी बढ़ता है। लेकिन आपके यहां हुक्मरान आपके पानी को तो पी गए हैं, अब बालू भी आपके यहां चट कर रहे हैं, आपकी खदानों को भी चट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हालात पैदा किए। कौन कौन सी कहानी आपको मैं यहां पर सुनाऊं, क्योंकि आप सभी लोग हमारे अध्यक्ष जी को भी सुनना चाहेंगे। लेकिन एक बात, भारत सरकार के गृह मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं बहनों भाइयों, और ये वीरों की धरती पर यदि मैं आया हूं तो आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री का भी जहां तक सवाल है, कोई कमजोर कलेजे वाला प्रधानमंत्री आज भारत का कोई नहीं है, मजबूत कलेजे वाला प्रधानमंत्री है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों भाइयों। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। दुनिया का हर अर्थशास्त्री इस हकीकत को स्वीकार करता है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत को तोड़ना चाहता है। लेकिन आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी पाकिस्तान भेजा था बहनों भाइयों। मैं पाकिस्तान गया, 2 टूक जो कहा जा सकता था, पाकिस्तान को 2 टूक उसकी धरती पर सुनाकर उसके हौसले पस्त करने का काम किया था। वह पाकिस्तान जो तिलमिलाया हुआ है, वह पाकिस्तान जो तिलमिलाया हुआ है, भारत का विकास उसे रास नहीं आ रहा है। वह आतंकवादियों से हमले कराता है। आतंकवाद यह बहादुरों का हथियार नहीं होता है मेरे बहनों भाइयों, आतंकवाद यह कायरों का हथियार होता है, कायरों का हथियार है। और मैं कहना चाहता हूं, बहादुर यदि कोई अपने को समझता है तो आंख से आंख मिलाकर लड़ ले, सीने का बटन खोलकर लड़ ले। विजय यदि हासिल होगी तो भारत को ही विजय हासिल होगी। अरे पाकिस्तान तुम अपने आतंकवादियों को भेजकर हमारी भारत की धरती पर हमारे सेना के जवानों पर हमले कराते हो।
लेकिन इस बार तुम्हें समझ में आ गया होगा, भारत के सेना के जवानों के अंदर, भारत के अर्धसैनिक बल के जवानों के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ ऐसे जवानों के अंदर वह ताकत है मेरे बहनों भाइयों। केवल भारत की धरती पर ही लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जरूरत पड़ी है तो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे हौसले पस्त करेंगे, और इस काम को भी हम लोगों ने किया। घर में घुसकर तुम्हारे हौसले को पस्त किया है। बहनों भाइयों, यकीन रखना इस हुकूमत पर, कमजोर हुकूमत नहीं है। आज कुछ लोग सेना के जवानों और सुरक्षा के जवानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लंबे समय से हमारे सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग करते रहे हैं, वह 1 रैंक 1 पेंशन उनकी सरकारों ने तो देने का काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने आते ही सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया। फिर भी सेना का नाम लेकर, सुरक्षा के जवानों का नाम लेकर राजनीति की जा रही है। मैं जानता हूं भारत के सेना के जवानों को। सेना का जवान यह कभी नहीं चाहता है, सुरक्षा का जवान यह कभी नहीं चाहता है कि मेरे बहनों भाइयों उसके नाम पर कोई राजनीति करे। मैं कहना चाहता हूं अपने विरोधी बहनों भाइयों से, राजनीति करनी है, विकास के मुद्दे पर राजनीति करो। भ्रष्टाचार यदि हमारी सरकार करती हो तब तुम आरोप लगाओ, और कोई आरोप लगाना चाहते हो आरोप लगा लो, लेकिन वहां हमारे भारत के सेना के जवान जो अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, कृपया उनके नाम पर राजनीति करना बंद करो। मैं यह अपील करना चाहता हूं सभी नेताओं से। बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को आपने देखा है, एक बार नहीं देखा है, 3 बार देखा है। समाजवादी पार्टी की सरकार को पहले भी आपने देखा है, इस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार को देख रहे हैं। इस समय कुछ समाजवादी पार्टी में गड़बड़ चल रहा है, मालूम है कि नहीं है? मालूम है पीछे गड़बड़, कलह, महाभारत हो रहा है। वैसे बहनों भाइयों, किसी परिवार में महाभारत होता है तो उस परिवार में झांक कर देखने का हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और मैं झांकना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि वह पार्टी सरकार में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस महाभारत के कारण इस हमारे उत्तर प्रदेश का विकास प्रभावित हो, उसके ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़े, विकास ठप हो जाए, कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर हो जाएं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, या तो कलह यह बंद होनी चाहिए, या तो तुरंत चुनाव के लिए इस सरकार को अपनी संस्तुति देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में पूरी दमखम के साथ उतरने को तैयार है। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों की दिल्ली में सरकार बना दी है। मैं जानता हूं बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं राज्य में सरकार न होने के कारण। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ओला पड़ा था कि नहीं? यहां ओला पड़ा था कि नहीं? पीछे हाथ उठाइए। ओला पड़ा था, सूखा पड़ा था, मालूम है? बहनों भाइयों, 3000 करोड़ रुपए से अधिक उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने मुहैया कराया है। 3000 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने, और जो कमेटी है उस कमेटी का चेयरमैन मैं ही हूं। 3000 करोड़ रुपए आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ओला पाला पड़ने पर इतनी धनराशि मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पैसा दिल्ली से हम लोगों ने भेजा था वह आपको मिला है कि नहीं मिला है? यह हालत, लूट चल रही है मेरे बहनों भाइयों। लूट का सिलसिला बंद होना चाहिए। तो क्या मैं यह यकीन करके जाऊं, आज यहां पर झांसी के लोग हैं,
लेकिन झांसी ही नहीं, मैं बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आपने झोली भर दी है दिल्ली के लिए, एक बार कम से कम उत्तर प्रदेश में भी तो हमारी झोली भर के एक बार अवसर दे दीजिए। मेरे बहनों भाइयों, 14 वर्षों का वनवास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना राजपाट संभाला था। तो क्या अब 14 वर्षों से अधिक का वनवास भारतीय जनता पार्टी के लिए इस उत्तर प्रदेश में होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब तो मेरे बहनों भाइयों एक बार हाथ उठाकर कह दो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का वनवास समाप्त, और अगली सरकार यदि किसी की बनेगी तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और पहली बात सरकार बनी, पहला काम हमारी सरकार यही करेगी बहनों भाइयों, पहला काम हमारी सरकार करेगी कि यहां पर जो कानून और व्यवस्था की बदहाली है, गुंडे बदमाशों के जो हौसले बुलंद हैं, उन पर काबू पाया जाए। अंत में यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और यदि कोई भी गुंडा और बदमाश किसी कमजोर इंसान को सताने की कोशिश करेगा, इसी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार उल्टा कर देगी। यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, निर्भीक होकर काम करिए, आगे बढ़िए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, यही अपील करते हुए और पुनः आप सबके सामने शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।